इसमें एक सेक्शन जो आप लोग का है मैं देख पा रहा हूँ, एक आत्मकथा पढ़ना है जूठन। ये जूठन आत्मकथा जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ दोहे लगे हुए हैं। कुछ दोहे तुलसीदास जी के हैं, कुछ कबीर के हैं, और कुछ जो है सूरदास का है। तो इन तीनों के अप्रोच बताने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि कभी कभी आपसे सूरदास के बारे में पूछ लेते हैं, कभी तुलसीदास के बारे में पूछ लेते हैं, कभी कबीर के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये सब अगले 1 से 1.5 घंटे में चर्चा मैं करूंगा, और आप भी समझने का प्रयास करना। तो सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। जो हमारा टॉपिक है जीने की कला, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, सबको समझ आया था जीने की कला? जीने की यस सर। इसमें जो है महादेवी वर्मा जी ने स्त्रियों के संघर्ष को दिखाया है। ठीक है, किस तरह स्त्री जो है जीवन में संघर्ष करती है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, उनके साथ किस तरह शोषण होता है, उसके अपने घर में भी शोषण होता है। फिर जब वो ससुराल जाती है तो वहां भी शोषण होता है। किस तरह से हर धर्म और धार्मिक बातें उस पर ही लाद दिया जाता है। जैसे आप देखोगे आज भी, तो अधिकतर पूजा पाठ कौन करती है? महिलाएं करती है ना। अधिकतर भूखे कौन रहती है? महिलाएं रहती है। अधिकतर परंपराएं किसको निभाना पड़ता है? महिलाओं को। लेकिन महादेवी जी ने कहा कि ये महिलाएं परंपरा तो निभाती है, लेकिन इन महिलाओं को उनका जड़ पता नहीं है, उनके रूट्स पता नहीं है, उनके नियम पता नहीं है कि कि हमारा हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। कभी सोमवारी करना पड़ता है, कभी मंगलवारी करना पड़ता है, कभी बृहस्पतिवारी करना पड़ता है, कभी शुक्रवारी करना पड़ता है, कभी 2-2 दिन भूखे रहता है। तो धर्म के आधार पर भी महिलाओं का शोषण होता है। उन शोषण की चर्चा जीने की कला में महादेवी वर्मा ने की है। और आज जो अभी बेटा हम पढ़ने वाले हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है, वो है जूठन। दो देखो आत्मकथा, कोई बताओ आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है? पूछता है कोई भी, माइक ऊपर करके बताइए, आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है? कोई भी बताइए बच्चे। कैमरा ओपन करके भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है? कोई बताइए। सर आत्मकथा का मतलब जो हमारे मतलब हमारे साथ कुछ बीता हुआ है, जो हमसे हमारे साथ जो अच्छी बुरी घटनाएं हुई हैं उन्हें बताना, और जीवनी मतलब हमारे जीवन में जो चीजें हुई हैं उन्हें बताना। हम्म, और कोई कोशिश कीजिए, जानना बहुत जरूरी है। और कोई कोशिश करो। संगीता आपने भी ज्वाइन कर लिया, संगीता चौहान, संगीता राठौर, है ना? कोई भी बता सकते हैं। देखो बेटा क्या होता है मूल अंतर। आत्मकथा होता है हम खुद लिखते हैं, तो वो आत्मकथा कहलाता है। जिन्हें अपने यस सर। ऑटोबायोग्राफी जब हम खुद लिखते हैं, जैसे गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ खुद लिखा, तो वो आत्मकथा है। जब आप मेरी जीवनी लिखो, मेरे बारे में लिखोगे, तो वो जीवनी कहलाएगी। जैसे कि मान लिया कि साकिर है, साकिर ने शोएब के बारे में लिखा, वो भी उनकी जीवनी ही आत्मकथा ही लिखा, लेकिन वो जीवनी कहलाएगी। मेरी बात समझ आया सबको? आत्मकथा खुद लिखा जाता है, ऑटोबायोग्राफी। और जीवनी जब हम दूसरे की आत्मकथा लिखते हैं, तो उसे जीवनी कहते हैं। समझ आ गया सबको? तो अब देखो कि यस सर। हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहुत फेमस आत्मकथा है। ये आत्मकथा मतलब इन्होंने खुद लिखा है, वो है जूठन। देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है ये समझ लीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित लेखक है, और दलित लेखन की शुरुआत जो है लगभग लगभग 90 के दशक से होता है। क्या होता है कि लेखन में भी एक वर्ग विशेष का प्रभाव था। 90 के दशक में दलित विमर्श आता है। दलित विमर्श मतलब
दलित भी अपने दर्द को लिखने लगता है। दलित में तो समझ, दलित मतलब तो समझते हो ना, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उसे दलित कहते हैं, है ना। इसी तरह से 90 के दशक में याद रखिएगा स्त्री लेखन भी आया। स्त्री लेखन जब हम कहते हैं, स्त्री विमर्श, क्योंकि स्त्रियों का जो शोषण हो रहा था, उस शोषण को, उस दर्द को महिलाएं भी अपने कविता के माध्यम से, अपने कहानी के माध्यम से, अपने निबंध के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से लिखना शुरू कर दी। तो इसीलिए जो है दलित लेखन की शुरुआत भी 90s के दशक से होता है। और जूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। एक आत्मकथा का विषय क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। तो इन्होंने लिखा है कि गांव में, खास करके ये गांव के रहने वाले हैं, गांव में आज भी जो डोम जाति के हैं, चमार जाति के हैं, पासवान जाति के हैं, उनके साथ जो सवर्ण है, सवर्ण मतलब होता है बेटा उच्च वर्ग, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यादव, ये तो ये यद्यपि पिछड़ा वर्ग में यादव आता है। तो ये सब लोग जो शोषण करता है, उनको मतलब कि छूने भी नहीं देता है, अपने कुओं का पानी भी नहीं पीने देता है, यहाँ तक कि जिस रास्ते पर उच्च वर्ग के लोग चलते हैं, निम्न वर्ग को चलने भी नहीं देता है ना। उनके साथ जबरदस्ती उनसे अपने खेतों में काम लेता है, लेकिन बदले में उन्हें सही मजदूरी भी नहीं देता है। ये सब दर्द, चूंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि खुद दलित है, उन्होंने इस दर्द को झेला है। कोई गांव से रहने वाले हो, कोई गांव के हो यहाँ, जो बच्चे क्लास ज्वाइन किए हो, जिसका दादा या पिताजी गांव में रहते हो, कोई हो? यस सर, मैं खुद गांव में रहती हूँ। बिल्कुल। तो गांव में आपने देखा होगा निम्न जातियों के साथ जो है सही व्यवहार नहीं होता है। यस सर। हम्म, यस सर। ठीक है। तो उन्हें जो है अब तो थोड़ा कम भी हो गया, लेकिन बिहार जैसे गांव में आज भी जाओगे, यूपी जैसे गांव में, तो जो दलित वर्ग है, मतलब कि जो डोम जाति के हैं, चमार जाति के हैं, दुसाध जाति के हैं, उनको जो है अपने पास बैठने भी नहीं देता है, अपने नल पे पानी भी नहीं पीने देता है, कुएं पर पानी भरने भी नहीं देता है। तो ये सब जो दर्द है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि खुद इस जाति के हैं, तो उसी दर्द को इस आत्मकथा में बताया है। जैसे देखो, अब तो कुछ आत्मकथा की बातें बताया। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा आत्मकथा जूठन के छोटे से अंश में एक होनहार व्यक्ति 5वीं कक्षा तक की परीक्षा पास करने की चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसके माध्यम से कई महत्वपूर्ण निबंध। सबसे पहले लेखक बरला गांव के, अब देखो लेखक के गांव का नाम था बरला गांव, ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव कभी पूछता है। लेखक के गांव का नाम याद रख लेना, बरला गांव है, के वातावरण और उसकी चौहद्दी का चित्र प्रस्तुत किया गया है, जो संपूर्ण भारतीय गांव का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ण व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था में भंगी, भंगी भंगी समझते हो ना, भंगी, चमार, धोबी, कुम्हार तथा अनेक अछूत जाति के लोगों को उच्च समझी जाने वाली जातियों से अलग थलग, थोड़ी दूर गंदी बस्तियों में अत्यंत कठोर परिस्थितियों में जीवन जीने के लिए विमर्श किया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण भरा चित्र उपस्थित करने के बाद लेखक ने प्रतिक्रिया में लिखा, बस यह था वातावरण जिसमें बचपन बीता। माहौल वर्ण व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था कहने वाले 2-4 दिन रहना पड़ जाए तो उसकी राय बदल जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन, ये 5वीं कक्षा तक ही पढ़ पाया। इसका गांव का नाम बरला गांव था। वो लिखते हैं कि हमारा गांव जो था वर्ण व्यवस्था पर आधारित गांव था। जो निम्न लोग के जो थे, जैसे भंगी, चमार, धोबी, कुम्हार, जो निम्न जाति के लोग थे, सवर्ण उनको अपने पास बसने नहीं देता था। ये इनके रहने का स्थान भी गंदी बस्ती था, गंदा एरिया था, शमशान था, बेकार सा एरिया था, है ना, जहां सबसे खराब एरिया में इन लोगों को बसाया गया था। और इन लोगों के साथ जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो भेदभाव कहते हैं।
और कहते हैं कि अगर आप इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हो तो 2-4 दिन उनके उनके जगह पर रह के देखिए आओ, तब पता चलेगा कि गांव में किस तरह का शोषण है। अगर आप वहां पर 2-4 दिन रह जाओगे तब हकीकत गरीबों के या चमारों के, दुशाधों के, भंगियों के शोषण को आप जान पाओगे। यहां तक सबको समझ आया बेटा? Yes, sir. हाँ। अब देखो कि जो मतलब कि 86 का 5 बजे मैं क्लास दे दूंगा, चिंता नहीं करो, परेशान नहीं हो, ठीक है। गांव का पूरा खाका, अब लिखते हैं मतलब ये क्या वाल्मीकि जी की गांव का पूरा खाका प्रस्तुत करने वाले लेखक ने अपनी जाति चूहरा या भंगी के प्रति ऊंची जाति विशेषकर त्यागियों के दुर्व्यवहार की चर्चा की। अब लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, मेरी जाति क्या थी? चूहरा या भंगी। भंगी समझते हो ना, दिल्ली में भी है। मेरी जाति जो है भंगी थी और भंगी के प्रति ऊंची जाति के लोग दुर्व्यवहार करते थे। दुर्व्यवहार में क्या करते थे? जबरदस्ती बेगारी करवाते थे। बेगारी समझते हो क्या होता है? बेगारी यानी काम करवा लेना, पैसे नहीं देना, उसे बेगारी कहता है। जबरदस्ती करवाना, गाली गलौज देना, घोर प्रताड़ना, वो चूहरे संबोधित करके लेखक को कहना या उसे गंदी गंदी गाली देना, वो चूहरे या ओ भंगी कहकर बोलना, ये सब सामान्य बातें थे। बताया जाता है कि उनकी जिंदगी कुत्तों बिल्ली से बदतर थी। जैसे कुत्तों बिल्ली के साथ व्यवहार होता है, उससे भी उनकी जिंदगी, किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की जिंदगी बदतर थी। यानी भंगी यानी चूहरे, भंगी का स्पर्श भी पाप समझा जाता था। मतलब बेटा ये है कि ये माना जाता है कि जो भंगी जाति के लोग हैं उन्हें स्पर्श करना भी पाप है। उस समय देश को आजादी मिले 8 साल हो गए थे। ये लगभग 50-52 की घटना है। 1947 में आजादी मिला, 8 साल बाद मतलब 1955, यानी कि देश को 8 साल हो गया। गांधी जी सभी जगह अछूतोद्धार आंदोलन चलाया जा रहा था कि गांधी जी आंदोलन चला रहे थे कि अछूतों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करो। कानूनी तौर पर सरकारी स्कूलों के लिए अछूतों को लिए भी खोल दिया गया था। जो कानूनी तौर पर बेटा जो सरकारी स्कूल था वो अछूतों के लिए भी खोल दिया गया था कि जो अछूत है वो भी स्कूल में जाके पढ़ेंगे। इसलिए स्कूल में प्रवेश पाने के कठिनाई के कारण लेखक को पढ़ने के लिए उनके पिता सेवाराम मसेही की शरण में भेजा। अब देखो कि स्कूल जाने का तो अधिकार मिल गया, लेकिन स्कूल में भी उनके साथ बेटा सही व्यवहार नहीं होता था। स्कूल में भी उसे चूहरा कर करके, चमड़ा कह करके, भंगी कह करके बुलाता था। स्कूल में भी उनके साथ भेदभाव होता था। उच्च वर्ग के विद्यार्थी उन्हें अपने पास बैठने नहीं देते थे। उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाता था। इसका हेडमास्टर का नाम था, कहता है कि कहाँ गया, हाँ, हेडमास्टर काली राम लेखक को पढ़ाई से अलग कर स्कूल के अंदर बाहरी सफाई काम में लगा देते थे। अब हेडमास्टर भी इनके शोषक थे। जब ये पढ़ने के लिए जाते थे तो इसे भंगी कहकर चिढ़ाते थे और पढ़ाई का काम छुड़ा करके सफाई का काम करवाने लगते थे कि जाओ तुम तो भंगी हो, तुम सफाई का काम करो, झाड़ू करो, पोछा करो, यही सब काम करो। और पिता के प्रोत्साहनपूर्ण साहस के कारण ही ये 5वीं तक पढ़ पाए और स्कूल में भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। समझ गए? अपनी कहता है अपनी शिक्षा दीक्षा की अमानवीय परिस्थितियों के साथ ही लेखक ने फसलों की कटाई बुनाई, जातियों के बड़े जातियों के घरों में सफाई, मतलब यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि 5वीं तक ही लेखक पढ़ पाए। फिर आत्मकथा में लेखन कहते हैं कि हम जो है बड़ी जातियों के खेत में काम करते थे, उनका कटाई बुनाई करते थे, उनका सारा काम करते थे, फिर भी वो उचित मजदूरी नहीं देता था।
साथ ही कथा आत्मकथा के निर्धारित अंश के अंत में लेखक ने जूठन को अमानवीय प्रथा व्यक्त किया। यानी शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान और बाराती खाना खा रहे होते थे, तो जो है, जो जो भंगी थे, चूहरे जिसे कहते हैं, दरवाजों के बाहर बड़े खड़े होकर टोकरे लेकर खड़े होते थे। खाने के बाद जूठे पत्तलों को जूठन नाम इसीलिए पड़ा है। देखो समझो कि लेखक कहते हैं कि भंगी या छुहरों की स्थिति ये थी कि जब बड़े घर में कोई बारात आती थी या कोई भोज होता था, तो पत्तल पे कोई भोज खाए हो? बताओ, माइक ओपन करके खाए हो पत्तल पे नीचे बैठ के? नो सर। नहीं खाए हो। गांव में ऐसे ही होता है आज भी भोज। तो गांव जाओगे ना, तो गांव में 100-200 लोग जो है ना, एक चादर बिछा दिया जाता है या चट्टी बोरा बिछा दिया जाता है, उसी पे साथ पर बैठ के खाते हैं। उस समय भी ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि गांव में लोग भोज खाते थे, एक पत्तल होता था, ठीक है, पत्तल, उसी पत्तल पे जो है भोज खाते थे। भोज खाने के बाद जब सारे लोग उठ जाते थे, तो उस पत्तल पर जो थोड़ा बहुत छूट जाता था, चावल दाल सब्जी या कोई मिठाई, तो उस पत्तल को साफ करके ये जो मतलब भंगी थे वो अपने घर में खाने के लिए ले जाते थे। और यह एक बड़ा अमानवीय घटना थी। और वो जो है भर भर के जूठे खाते थे। इसीलिए अब देखो, इस आत्मकथा का नाम जूठन क्यों रहा? कि जब बड़े चौधरी के यहाँ या बड़े सवर्ण के यहाँ शादी ब्याह होता था, तो बहुत सारे लोग बैठ के खाना खाते थे। वो जूठा जो बचता था, उसी जूठे को ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का परिवार या उनके समुदाय के भंगी लोग उसी को खाते थे। इसीलिए उसका नाम जूठन पड़ा। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? जूठन पड़ा। यहाँ पर दिखाया कि बारात खाना खा रही थी, माँ टोकरा लिए दरवाजे के पास बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से मिठाई या पकवान मिलेगा या कुछ मिलेगा। बच्चों में होता है ना, अपनी औकात। अब जब टोकरा जूठन ले जा रहे, ऊपर से ताकते बच्चों के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात में रह छूरे, उठ टोकरा और जल्दी चल बन। अब यहाँ पर जो है, ये भी कहते हैं कि अगर कोई कुछ बोल जाए, तो वहां भी जो उच्च वर्ण के लोग मारना पीटना शुरू कर देते थे। और इसे कहते थे अपनी औकात में रह भंगी, या छोहरा, भंगी को छोहरा कहा जाता था, अपनी औकात में रह। तो ये कहता है उच्च सम्मानिक पद प्राप्त करने के 25, अब देखो, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि बाद में प्रोफेसर बन गए, बड़े उच्च पद पर हुए। अच्छा, पत्तल बता रहा हूं क्या होता है। जो जिस पर हम खाना खाते हैं ना, उसी को पत्तल कहते हैं। गोल होता है ऐसे, जो बड़े, ये देखो, दिखाई पड़ रहा है, इतना गोल होता है। Yes, sir. ये जो है ना, ये ऐसे ही पत्तल बना होता है। कोई पेड़ होता है ना, पेड़, बड़े बड़े पत्ते जैसे होते हैं जिनके, उसी से पत्तल बनाया जाता है, उसी को पत्तल बोलते हैं। तो उसी पत्तल पे खाना खाते थे। और वही मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा लास्ट में, गूगल से। तो अब क्या होता है कि ये उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि जब मैं बड़े संस्थान में नौकरी करने लगा, और जब इन घटनाओं के बारे में मैं सोचता हूँ, तो मेरा दिल दहल उठता है कि आज हम एक ही समाज में रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, लेकिन जिस तरह से उच्च वर्ग को भी भगवान ने ही भेजा है, और निम्न वर्ग दलित को भी भगवान ने ही भेजा है, तो भगवान द्वारा बनाए गए इंसान से भेद क्या? क्यों भेद किया जाता है? उनके साथ क्यों छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता है? उसको क्यों मारा पीटा जाता है? उसे क्यों गंदी बस्ती में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है? उन्हें क्यों गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं? उसे क्यों उच्च वर्ग के बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता है? यद्यपि सरकार ने तो स्कूल में पढ़ने को सबको राइट दे दिया। यद्यपि गांधी जी अछूतोद्धार आंदोलन चला रहे हैं, अछूतों के लिए आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन आंदोलन में तो सब भाग ले रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई भी नहीं भाग ले रहे हैं।
रियल लाइफ में सब अछूतों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। अंबेडकर का नाम सुने होंगे, अंबेडकर भी दलित थे जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। लेकिन अंबेडकर जी ने अपने मृत्यु से 2-3 साल पहले बौद्ध धर्म अपना लिया। क्यों बौद्ध धर्म अपना लिया? कि अंबेडकर जी बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़ के आए थे, अमेरिका से पढ़ के आए थे। इतने पढ़ने के बावजूद भी उनके साथ सवर्ण लोग जो है भेदभाव का व्यवहार करते थे, उनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए अंबेडकर के मन में इतना दर्द हुआ सवर्णों से कि सवर्ण कभी बदल नहीं सकता है। इसीलिए उन्होंने अपना धर्म ही चेंज कर लिया, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो यही सब बातें जो है इस आत्मकथा में दिया गया। जू देखो, जूठन में आत्मकथाकार के जीवन के बहुत सारे घटना, उनके विद्यार्थी जीवन से लेकर नौकरी पेशे में रहते हुए इतने सारे अनुभव है जिन्हें जाने बूझे बिना दलित समस्या की गंभीरता से नहीं समझा जा सकता है। 5वीं के बाद स्कूल जीवन की एक घटना लिया जा सकता है। कक्षा में अध्यापक मनोयोग पूर्वक द्रोणाचार्य का पाठ करा रहे हैं, उनका गरीबी का मार्मिक चित्रण करते हैं। उन्होंने द्रोणाचार्य द्वारा अपने पुत्र अश्वत्थामा को भूख से तड़पते हुए देखकर पानी में आटा का लेप लगाने का जिक्र करते हैं। सभी विद्यार्थी को कर्णाभूत कर दिया। इस पर किशोर लेखक ने प्रश्न किया, अश्वत्थामा को दूध की जगह आटे के घोल पिलाया गया और हमें चावल का मार, फिर भी महाकाव्य में हमारा जिक्र क्यों नहीं आया? अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो द्रोणाचार्य थे, नाम सुने हो द्रोणाचार्य का, जो महाभारत में है, सुने हो हाँ क्या? जी भैया। तो जी यस सर, सर। नहीं नाम। द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण था, ठीक है। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने बेटे को जो है दूध खिला सके। तो उनके बेटे पर कोई कमेंट ना करे तो वो क्या करते थे, आटा का लेप मुंह में लगा देते थे। तो ये कहानी जब स्कूल में उनके टीचर सुना रहे थे तो इस गरीबी को देखकर सारे भाव विह्वल हो गए। लेकिन अब देखो, इनकी चर्चा तो महाभारत में भी हुई है द्रोणाचार्य की। अब लेखक कहते हैं हम दलित हैं, हमारे साथ इतना शोषण हो रहा है। उस द्रोणाचार्य के बेटे के साथ तो कोई छुआछूत का व्यवहार नहीं किया, हमें भी चावल का मार खाना पड़ता है, हमें भी जूठा खाना पड़ता है, हमें भी कुत्तों की जिंदगी, बिल्ली की जिंदगी जीना पड़ती है, लेकिन हमारा कहीं जिक्र नहीं है। हम भी भूख से असहाय होते हैं, हमें भी कभी कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी पीट देता है, हमारा जिक्र नहीं है, लेकिन उच्च वर्ग का जिक्र है। तो यहां पर ये भी बातें कहते हैं कि जो उच्च वर्ग है उनके लिए तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो दलित वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, बातें तो सब करते हैं दलितों के उत्थान के लिए, लेकिन वास्तव में कोई दलितों का उत्थान नहीं करता है। आज भी आप बेटा देखोगे तो वोट जब आता है, वोट जब चुनाव आता है तो सब अंबेडकर का नाम लेने लगता है ना जी। अंबेडकर दलित है इसीलिए उसका नाम लेता है, उसके नाम पर वोट ले लेता है, लेकिन दलितों के लिए कौन करता है? कोई वास्तव में नहीं करता है। यही लेखक कह रहा है। अपने विद्यार्थी जीवन में ही लेखक का अंबेडकर साहित्य से परिचय हुआ। उसके बाद गांधी के अछूतोद्धार के प्रति संदेह भी व्यक्त हुआ। गांधी जी ने हरिजन नाम देकर अछूतों को राष्ट्रीय धारा से जोड़ा, उनके हितों की रक्षा की। महाराष्ट्र के अंबरनाथ और चंद्रपुर, मतलब यहाँ पर देखते गांधी जी ने जो है दलितों के लिए नाम दिया था हरिजन, यानी हरि को भजने वाला ये हरिजन है। ये कौन सा पुस्तक है? 138 है बेटा शीतल, 138 की क्लास हो रही है हिंदी की, जिसमें हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं, जूठन। तो अब देखो कि इस जूठन में, मतलब अगर संपूर्ण पूरा आत्मकथा को लोगे, अगर आपको लिखा है कि जूठन आत्मकथा के बारे में लिखिए, तो ये लिखना कि जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की खुद की लिखी हुई आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित है, एक जो है भंगी जाति के थे। वो गांव में रहते थे, गांव के गंदी बस्ती में रहते थे। उनके साथ सारे सवर्ण लोग जो थे दुर्व्यवहार करते थे। स्कूल के टीचर भी उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनसे बेगारी लिया जाता था, जबरदस्ती काम करवाया जाता था, काम के बदले उन्हें पैसा भी नहीं दिया जाता था।
और साथ ही साथ जब कोई बारात आती थी तो उनके जूठे भोजन ये खाने को मजबूर होते थे। इसीलिए इस आत्मकथा का नाम जो है जूठन है। मैं भेज दिया हूँ मेम से, आप मांग लेना। मेम को मैंने पूरा नोट्स भेज दिया बेटा, तो मेम को मैसेज करके मांग लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया है। तो जूठन इसीलिए इस आत्मकथा का नाम क्या पड़ा है, जूठन। समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कुछ समझने में कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलिए। सर मैं लेट ज्वाइन हुई थी, आप थोड़ा सा दोबारा बता सकते हो? बिल्कुल, आपने लेट कर दिया, मैं क्या बताऊं अभी आपको। चलो कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। सर लिंक लेट से मिली है। अच्छा, लिंक लेट से मिली है, कोई बात नहीं, मैं वीडियो भेज दूंगा, देख लेंगे आप, ठीक है। ओके सर। हाँ वैसे मैं समझा भी देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जो है मैं आपको समझा भी दूंगा, और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सारे वीडियो मैं मेम को भेज दूंगा, तो आप वहां से ले लीजिएगा। तो अभी जो हमने पढ़ा है, एक आत्मकथा पढ़ा है बेटा जूठन। जूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि के है, जो एक गांव के व्यक्ति हैं और दलितों के साथ जो शोषण होता है, जैसे कि भंगी हो गया, चमार हो गया, दुसाध हो गया, उनका जो शोषण होता है, उसी शोषण की कथा जूठन में है। किसी कथा है, उसी शोषण की कथा किसमें है, जूठन में है। और इस जूठन में दिखाया गया है कि किस तरह से एक निम्न जाति के लोगों के साथ सवर्ण का व्यवहार होता है, उसे जूठन जूठा भोजन खाने के लिए मजबूर किया। अन्न की जूठा जैसे नहीं होता, जूठा खाना समझते हो ना, जैसे कि भोज, यहाँ जैसे कि पत्तल या प्लेट में खाना खाते हो ना दिल्ली में, तो प्लेट को हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, तो वैसे उसी प्लेट में जो खाना बचा, जो हमने डस्टबिन में डाल दिया, वही जूठन खाना, उसको साफ करके ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनके परिवार खाते थे और खाने को मजबूर थे, क्योंकि सवर्ण इन्हें कोई भी चीज देता नहीं था। ये गंदी बस्ती में रहता था जहां आप जा नहीं सकते हो, नाले में कीड़े हैं, पूरा मतलब कि गांव में भी कुछ, दिल्ली में भी कुछ गंदी बस्ती है, आप जाओगे तो आजाद मार्केट, आजादपुर जाके देख सकते हो। तो उसी की कहानी इसमें दी गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ लाइन आता है, जैसे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का आपने पढ़ा है आगे, आपने पढ़ा ही है महादेवी वर्मा का, जो छायावादी कवित्री है महादेवी वर्मा, पढ़े हो ना? तो हाँ, यस सर। हाँ जी सर। हाँ तो महादेवी वर्मा, मैंने कहा कि महादेवी वर्मा, चूंकि महिला होने के कारण इसमें दर्द अधिक है, इसमें रहस्य अधिक है, क्योंकि महिलाएं बहुत सारे अपने दर्द को, अपने रहस्य को किसी को बता नहीं पाती है। इसीलिए वो अपने दर्द को या तो निबंध के माध्यम से, या कहानी के माध्यम से, या फिर कविता के माध्यम से व्यक्त करती है। तो महादेवी वर्मा के कुछ काव्य व्याख्या पाठ भी है, उस व्याख्या पाठ को आप समझ लीजिए। अब देखो महादेवी वर्मा का पहला ही लाइन है, समझिएगा, मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा, है मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निष्पंद वशा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नभ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धुमिल, चिंता का भार बनी अपिवल, रजकन पर जलकन हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकले, मैं नीर भरी दुख की बदले। बेसिकली जो महादेवी वर्मा के जो काव्य लाइन है ना, मैं नीर भरी दुख की बदली, इनकी संध्या गीत कविता संग्रह से लिया गया है। किससे लिया गया है? संध्या गीत कविता संग्रह से लिया गया। अब इस कविता का भाव क्या है? इस कविता में महादेवी ने स्त्री का जीवन जो है ना, बदली मतलब बादल से तुलना की है। मैं नीर भरी दुख की बदली, बादल से तुलना की है। मतलब एक नारी का जो जीवन है ना, वो बादल की तरह है। और जैसे बादल कभी भी बरस पड़ता है, देखते हो ना,
अभी अभी बरसात का मौसम है, जानते ही हो। तो बादल कभी भी बरस पड़ता है। और बादल क्यों बरस पड़ता है? क्योंकि उस पर भार बहुत ज्यादा होता है। किसी भी चीज पर भार ज्यादा डालोगे तो वो नीचे गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बताओ। यस सर। तो इस कविता में बताया गया है कि एक स्त्री के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारे दर्द होता है। जब वो परेशानी और दर्द के भार को संभाल नहीं पाती है तो वो उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और उस आंसू को कोई देखने वाला नहीं होता है। जब उसको दुख होता है, उसको परेशानी होता है, तो उसके आंखों से बदली, जैसे बादल से बारिश होती है, वैसे ही आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। देखिए, कहते आधुनिक महाकवि निराला, यहां देखो महादेवी ने इस कविता में स्त्री के जीवन की तुलना बादल से की है। यह कविता बदली के रूपक में स्त्री जीवन की परेशानियों और विशिष्टताओं को व्यक्त करती है। कविता में केवल दुख ही नहीं बल्कि स्त्री जीवन की कुछ विशेषता भी है। महादेवी कहती है कि मैं आंसुओं से भरी हुई दुख की बदली के समान हूँ। यहाँ मैं का अर्थ केवल कवित्री से नहीं है बल्कि स्त्री समाज और उसके जीवन से। महादेवी बदली रूपक के माध्यम से बताना चाहती है कि स्त्री के जीवन में कितना दुख है और स्त्री का जीवन किस तरह विशेषताओं से भरा है। इस कविता में समांतर रूप से बदली का अर्थ और स्त्री का अर्थ मौजूद है। बदली स्तंभित होती है, उसके स्पंदन में ना जाने कितने समय का स्पंदन मौजूद होता है। बदली जब क्रंदन करती है, बारिश करती है, तो पानी की प्रतीक्षा में दुखी संसार खुशी से हंस पड़ता है। बदली की आंखों में बिजली चमकती है, मानो दीपक जल उठते हैं। उसकी पलकों में निर्झरनी मचल उठती है और बारिश होने लगती है। इस रूपक को स्त्री जीवन के संदर्भ में महादेवी कहते हैं, स्त्री का सेहरन तक में ना जाने कितनी खामोशियां अभिव्यक्त होती है। पुरुषों ने पुरुषों ने कला के विभिन्न माध्यमों से अस्तित्व का व्यक्तित्व गढ़ा है। कलात्मक, अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, इस कविता का क्या अर्थ है। मैं नीर भरी दुख की बदले, महादेवी कहते हैं कि मैं का अर्थ होता है पूरा स्त्री समाज। बदली एक रूपक है। जिस तरह बादल, बादल में जो है ना साल भर का जो है ना मॉइस्चराइजर, पानी जमा हुआ रहता है। अब देखो, जैसे गर्मी के मौसम में पृथ्वी तपता है, जल वाष्प बन के कहाँ मिल जाता है? बताओ कोई। जब पृथ्वी गर्म होता है तो वो जल वाष्प कहाँ जाता है? बताओ कोई। वायुमंडल में सर। वायुमंडल में जाता है, और वायुमंडल में बादल के साथ मिल जाता है। तो वो बादल जो है धीरे धीरे एक परत बना देता है। और जब उस भार को बादल सहन नहीं कर पाता है तो वो बारिश के रूप में गिरता है। और जब बारिश के रूप में गिरता है तो लोग उस बारिश में आनंद लेते हैं, खुशी मनाते हैं, नहाते हैं। इसी तरह लेखिका कहती है कि एक स्त्री का दर्द एक दिन का नहीं होता है, वो दर्द सैकड़ों वर्षों का होता है, वो दर्द कई वर्षों का होता है, वो दर्द मिलते रहता है। और वो दर्द जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो आंसू के रूप में टपकने लगता है। और उस आंसू को देखकर बहुत सारे जो पुरुष समाज है उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं, जैसे बारिश में हंसते हैं। जैसे आपकी शादी हो गई, आसपास देखते होगे, एक बच्ची ससुराल आती है, दिन रात काम करती है, लगातार काम करती है। जब काम करते करते थक जाती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाता है, दर्द आ जाता है। तो उसके बारे उसका घर वाले क्या कमेंट करते हैं? दिन भर बैठी रहती हो, करती क्या हो? जैसे आपकी मम्मी या जो जॉब नहीं करते हैं, करती हैं, वो घर में रह के झाड़ू पोछा बर्तन खाना सारे काम करती है। लेकिन उनके घर वाला क्या कहता है? तुम करती क्या हो? दिन भर बैठी ही तो रहती हो, बच्चे को संभालती हो, और क्या करती हो? उस समय उनके आंखों से आंसू गिरने लगता है कि क्या घर का काम कम है? एक दिन अगर आप पुरुषों को घर का काम करने दे दो तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। एक माँ सुबह 4-5 बजे उठती है, 10-12 बजे तक काम करती है, फिर काम के बाद फिर काम करती है, दिन भर काम करती है। और पुरुष आते हैं तो कहते हैं कि तुमने किया क्या है,
करती क्या हो। तो उस समय उनके आंखों में उसी बदली की तरह आंसू गिरते हैं। तो यहां पर इसके माध्यम से महादेवी ने एक स्त्रियों के दर्द को, एक स्त्रियों के बेचैनी को, एक स्त्रियों के परेशानी को दिखाने का प्रयास किया है। परेशानी को महादेवी वर्मा इस कविता को प्रसिद्धि मिली इसकी प्रतिनिधि के तौर पे। क्लियर समझ आया? समझ आ गया सबको? मैं नीर भरी दुख, यस सर। यस कोई सर। दिक्कत है? अब दूसरी पंक्ति भी चले। पथ को ना मलिन करता आना, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता आना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सेहरन हो अंत खिले, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, आप सब पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते उच्च शिखर पे थे, उमड़ रहे हो कि अब हम कुछ बनना है, और पता लगा पिताजी ने ब्याह कर दिया। नहीं मना तब भी होता है कि नहीं होता है बेटा, बताओ? यस सर। अब शादी कर दिया, आप उमंग में थे कि अब मुझे कुछ करना है, अब पता लगा शादी कर लिए। अब शादी हो गया जी, दिन रात काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, तो उसकी जीवन क्या हो गई? मिट गई। आपने जो 20 साल 22 साल पढ़ाई किया वो सब क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहां महादेवी जो है नीर भरी दुख की बदली कविता से ही है। और महादेवी एक स्त्रियों के दर्द को, मैंने कहा कि चूंकि महादेवी खुद स्त्री है, तो स्त्री जो दर्द फील करती है सबसे ज्यादा वही व्यक्त करते हैं। एक स्त्री के दर्द को पुरुष कभी व्यक्त नहीं कर सकता। कहता है ना कि प्रेगनेंसी की पीड़ा सिर्फ एक स्त्री जानती है, पुरुष कभी नहीं जान सकता। तो वही बात यहां पर महादेवी कह रही है। यहां देखो कह रही है, महादेवी ने इस कविता में स्त्री जीवन की तुलना बदली से की है। यह कविता रूपक है। कवित्री कहती है, धुएं की तरह बदली जब क्षितिज पर छा जाती है तब मौसम के बिगड़ने की चिंता प्रकट होने लगती है। मैं धूल कणों पर जल बनकर बरसती हूँ, मेरे बरस जाने से नए जीवन को अंकुरित होने का अवसर प्राप्त होता है। स्त्री के होने की संभावना से ही चिंता प्रकट की जाने लगती है, मगर मनुष्य की सृष्टि को नवजीवन प्रदान करने में उनकी भूमिका सबसे बड़ी है। बदली छाती है, आकाश में चलती है और बरस जाती है, मगर वह अपने रास्ते को कभी मलिन नहीं करती है। उसके चले जाने के बाद आकाश साफ हो जाता है। मतलब समझ आया? अब महादेवी कहती है कि जिस तरह से जब बादल छा जाते हैं तो चारों तरफ धुंध छा जाता है, छाता है कि नहीं छाता है, बताओ? अंधेरा। लेकिन जब वो बरस जाते हैं तो सारे पृथ्वी को वो साफ कर देते हैं, मौसम को भी स्वच्छ कर देते हैं। उसी तरह एक नारी, नारी का सब विरोध करते हैं। नारी के जन्म से भी कोई खुश नहीं होता है। होता है जी? माइक ओपन करके बताओ। नहीं सर। होता है जी। ऑनर किलिंग होता है। हरियाणा में तो बच्ची को जन्म लेते ही मार दिया जाता था, राजस्थान में, बंगाल में पढ़ोगे आज से 100 साल पहले कि राजा राम मोहन राय का नाम सुने होंगे, उनके भाभी को सती बना दिया जाएगा, उनके बहन को जो है बचपन में ही गला घोट के मार दिया गया। तो यहां पर महादेवी कह रहे हैं कि स्त्रियों का वैल्यू ये लोग समझते नहीं है, क्योंकि एक स्त्री ही परिवार को चलाती है, एक स्त्री ही परिवार को आगे बढ़ाती है। पुरुष बढ़ा सकते हैं आगे? बताओ, कोई बता नहीं पाए? सर। स्त्री ही बढ़ाती है। स्त्री पूरी धारा को साफ करती है, आपके घर में शालीनता लाती है। नहीं विश्वास है तो 2 दिन मम्मी को मैके भेज दो और पापा के आश्रय घर को छोड़ दो, तो घर का क्या हाल होता है? कोई माइक ओपन करके बताओ। तो घर में डांट नहीं मिली है, उससे ज्यादा डांट मिल जाती है ना? तो वो घर का पूरा कबाड़ा हो जाता है, कोई झाड़ू भी नहीं लगाता है, कोई पोछा भी नहीं लगाता है, खाने का भी ठिकान नहीं रहता है। रहता है जी? है? हाँ सर। तो है। 4 बार सुनने मिल जाती है सर। और हाँ, तो कहने का मतलब महादेवी यही कह रही है कि एक स्त्री का होना बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारा व्यवस्था के लिए।
लेकिन होना जरूरी है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं। जैसे बादल बरसने से पूरा पृथ्वी स्वच्छ हो जाता है, आकाश साफ हो जाता है, वैसे ही जब एक स्त्री किसी दूसरे घर में जाती है तो उनके परिवार का पालन करती है, परिवार को आगे बढ़ाती है, उसके जनरेशन को आगे बढ़ाती है, लेकिन उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। किसी स्त्री को जला दिया जाता है, किसी स्त्री को गला घोट दिया जाता है, किसी स्त्री को दहेज के नाम पर उनके साथ भेदभाव होता है, ये सब होता है। तो इस जो है इस व्याख्या के माध्यम से महादेवी ने स्त्रियों के दर्द को, स्त्रियों के बेचैनी को बताया है। क्लियर है? समझ आ गया सबको? यस सर। हाँ, अब आगे थोड़ा हम बढ़ेंगे और पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं वैसे बता दूं आपको कि एक फेमस में है तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जो है, याद रखिएगा कि तुलसीदास भारत भक्ति कालीन कवि है, और तुलसीदास फेमस रामचरितमानस लिखा है। इनकी और भी रचना है, आगे पढ़ोगे। तुलसीदास शगुन भक्ति धारा के कवि हैं, लेकिन तुलसीदास शगुन और निर्गुण दोनों में समन्वय करते हैं। मतलब वो कहते हैं शगुन मतलब होता है साक्षात ईश्वर, जैसे मूर्ति के रूप में देखते हो, और निर्गुण मतलब होता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वो निर्गुण कहलाता है। तो यद्यपि पर्सनल जो तुलसीदास थे वो शगुन भक्ति को मानने वाले थे, लेकिन कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति को मानने वाले थे। कबीर जो है, कबीर को समाज में विद्रोही भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कबीर ने जाति प्रथा का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, सांप्रदायिकता का विरोध किया, आपसी झगड़े का विरोध किया। कबीर ने कहा कि मुल्ला पर भी प्रहार किया और पंडितों पर भी कबीर ने प्रहार किया। कबीर ने कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचरी मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। यानी कि जो मुस्लिम है, जो मुल्ला है, उन्होंने सब कुछ करके मस्जिद बना लिया और सुबह सुबह बांग देता है शाम, सुने हो ना? तो वो कबीर पूछते हैं क्या खुदा, क्या ईश्वर बहरा हो गया है जो सुबह शाम आप बांग देते हो? और दूसरी तरफ कहते हैं मुंड मुराए हरि मिले तो सबको ले मुराए, बार बार के मूर्ते भीड़ न वैकुंठ जाए। वो हिंदुओं से कहते हैं कि अब जब कोई मरता है हिंदू में तो बाल मुराया जाता है ना जी, मुराते हैं कि नहीं मुराते हैं गांव में? यस सर। तो उसको कहते हैं कि मुंड मतलब होता है सर। वो कहते हैं कि सर मुराने से हरि मिलता, मुंड मुराए हरि मिले तो सबको ले मुराए, सब मुरा लो। सर मुराने से अगर हरि मिल रहा है तो सब मुरा लो। वो कहता है कि बार बार के मूर्ते भेड़ ना वैकुंठ जाए। जो भेड़ होता है ना, जिसके रेशे से ऊन बनता है, वो तो हर 6 महीने में मुड़ता है, वो तो वैकुंठ जाता ही नहीं है, तो तुम कहां से जाओगे? ये सब ढकोसला है। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो ये सब कबीर है। कबीर बहुत फेमस कैरेक्टर है, कभी मैं आपको बताऊंगा, है ना? तो ये सब तैयार कर लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं देखूं आपको। एक पत्र साहित्य, पत्र साहित्य के बारे में तो कल हमने बताया था कि पत्र साहित्य क्या होता है। सुबह भी हमने बताया था कि जो समाचारों का आदान प्रदान करना ही पत्र लेखन कहलाता है। प्राचीन समय में ही पत्र लेखन प्रसिद्ध था, पहले के जमाने में भी पत्र लेखन होता था। आपको पता ही है कि जो प्राचीन काल में जब महाभारत देखते थे, रामायण देखते थे, वहां भी जो है पत्र एक दूसरे को पहुंचाया जाता था। वहीं से धीरे धीरे पत्र लेखन की शुरुआत हुई। पत्र लेखन पर्सनल भी होता है, पत्र लेखन सामूहिक भी होता है, सबका मिला जुला रूप भी होता है। जैसे एक राजा दूसरे राजा को पत्र लिखता है तो वो राजा या तो मदद मांगता है या कोई और होता है। शादी ब्याह के लिए भी पत्र लिखा जाता था। तो पत्र लेखन का जो एरिया है, याद रखिएगा, वो बहुत बड़ा एरिया है। उसमें बहुत कुछ लिख सकते हो, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण, उनके सोच, उनके राजनीतिक स्थिति, उसके धार्मिक स्थिति, उनके सामाजिक स्थिति, नारियों की स्थिति, दृष्टिकोण, सब पत्र लेखन में आ जाता है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इनको एक एक बार देख लिया, ऐसे जितना बताया है उतने में आप लिख के आ जाओगे। उसमें ज्यादा कुछ है नहीं पत्र लेखन में। और देखता हूँ कुछ है तो देख लेता हूँ।
हाँ, एक और याद रखना, रिपोताज। कोई बताओ रिपोताज क्या होता है? कोई भी बताइए। आगे जब आप पढ़ेंगे, आगे के क्लास में जाएंगे, तो आपको पूछेगा कि रिपोताज क्या है, या रिपोताज का अर्थ क्या होता है। रिपोताज क्या होता है? कोई भी बताइए, क्या होता है बेटा रिपोताज? सर मेरे ख्याल से रिपोर्ट आज रिपोर्ट को बोलते हैं, जो मतलब बाद में दी जाती है, कोई घटना होती है तब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही बताया। रिपोताज जो है रिपोर्ट से ही बना है। रिपोर्ट इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में उसे रिपोर्टिंग से बना है। कि जब कोई घटना घट जाती है, तो घटने के बाद जब कोई व्यक्ति उस घटना के बारे में जो है एक साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं, तो वो रिपोर्टाज कहलाता है। मेरी बात समझो, दो तरह का होता है। एक होता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्ट्री की तरह लिख दिया। दूसरा होता है साहित्यिक परिप्रेक्ष्य, साहित्यिक वे। जब साहित्यिक वे होता है ना, तो साहित्य में कल्पना भी जुड़ जाता है। इतिहास में कल्पना नहीं जुड़ता है, लेकिन साहित्य इतिहास में जब कल्पना जुड़ जाए, तो वही साहित्य बन जाता है। तो यहां पर जो रिपोताज है, एकलव्य के नोस्ट रेणु का एक महत्वपूर्ण सारगर्भित रिपोताज है। फणीश्वर नाथ रेणु, आप जानते होंगे बिहार के पूर्णिया के थे फणीश्वर नाथ रेणु। और फणीश्वर नाथ रेणु ने आंचलिक उपन्यास लिखा मैला आंचल, बहुत फेमस हुआ है, आगे पढ़ोगे आप लोग। तो यही जो है महत्वपूर्ण रिपोताज है। उन्होंने उन्होंने सदियों से शोषित पीड़ित दलित समुदाय के राजनीतिक सामाजिक चेतना को इसमें व्यक्त किया है। इस रिपोर्टाज में रेणु ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि दलित में आ रहे स्वाभिमान की भावना, अस्तित्व और पहचान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने के कारण समग्र समाज एक तरह से बेचैनी का भाव है उसमें, जिस पर सवर्णों की परंपरा से प्राप्त अधिकार बना था आजादी के बाद। देखो क्या है इसमें, फणीश्वर नाथ रेणु ने एक रिपोर्टाज लिखा एकलव्य के नोट्स। बताओ एकलव्य कौन था? कोई बताओ, पढ़े होगे एकलव्य कौन था? कोई भी माइक ओपन करके बताइए, क्या सर? एकलव्य कौन था? सर सर एक एक एकलव्य एक द्रोणधारी था, जो मतलब धनुष में मतलब धनुष, क्या सर क्या बोलते हैं, धनुष के उसमें ना वो बिल्कुल सबसे आगे था। जब द्रोणाचार्य ने उससे वो मांगा दीक्षा कि भाई मैंने आपको इतना अच्छा सिखाया, तो आप मुझे दीक्षा दीक्षा दीजिए, तो उसने ना उसका अंगूठा मांगा कि वो ना अच्छा धनुर्धारी ना बन पाए। अंगूठा देने के बावजूद भी वो अच्छा धनुर्धारी बन पाया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया, बिल्कुल सही बनाया बेटा। अब देखो यहाँ नाम से ही पता चलता है कि एकलव्य भी दलित था, और द्रोणाचार्य जो थे उच्च जाति के थे। और उस द्रोणाचार्य को लगा कि अगर एकलव्य रह गया तो अर्जुन बड़ा अधिकारी बड़ा धनुषधर नहीं बन पाया। तो अर्जुन का एक कंपटीटर एकलव्य था। अब एकलव्य जो है, किसे एकलव्य को शिक्षा द्रोणाचार्य तो दिया नहीं था। तो एकलव्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उसी से उन्होंने बहुत बड़ा धनुषधर बन गया। और एक बार अर्जुन के साथ जो है द्रोणाचार्य जंगल जा रहे थे, तो उनके साथ एक कुत्ता था, कुत्ता भौंक रहा था। तो एकलव्य ने एक बाण से ही कुत्ता का मुंह बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, लेकिन कुत्ता को कोई क्षति नहीं पहुंची। तो अब द्रोणाचार्य को लगा ये कौन सा वीर है जो कुत्ता का मुंह बंद कर सकता है बाण से। तो वो एकलव्य के पास गया, तो एकलव्य से पूछा कि बताओ तुमने ये धनुर्विद्या कहाँ से सीखा? तो उन्होंने कहा गुरुजी आपसे ही सीखा है, आपके मूर्ति को ही आदर्श बनाकर मैंने इतना बड़ा धनुषधर बना हूं। अब द्रोणाचार्य सोचने लगता है कि अगर एकलव्य रहेगा तो फिर अर्जुन इतना बड़ा धनुषधर नहीं बनेगा। तो एकलव्य से कहता है कि गुरु को दक्षिणा नहीं दोगे? तो एकलव्य कहता है गुरु आप जो मांगो वो दक्षिणा दे देंगे। तो द्रोणाचार्य उससे अंगूठा मांग लेता है, जिस अंगूठे से वो धनुष चलाता है, और एकलव्य हंसते हुए अंगूठा दे देता है। तो यहां पर गुरु के भी बात को आप समझो, कैसे गुरु थे।
और दूसरी तरफ इसके माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु ने ये बात बताने का प्रयास किया एकलव्य के नोट्स में, जिस तरह से पुराण में, जिस तरह से महाभारत के युद्ध में या महाभारत के दौर में एक उस सवर्ण जाति के लोग, एक गुरु नहीं चाहते थे कि दलित जो है शिक्षा में आगे बढ़े। मेरी बात समझ आ रहा है? वो नहीं चाहते थे कि शिक्षा में आगे बढ़े, इसीलिए अंगूठा काट लिया। इसी तरह से आज भी जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि निम्न जाति के लोग, दलित लोग आगे बढ़े। अगर कोई दलित आगे बढ़ता है पढ़ लिख के तो उनके अंदर बेचैनी होने लगती है। उनको लगता है कि हमारा सीट अब ये दलित ले लेगा। उनको एक चुनौती के रूप में लगता है। और एकलव्य की तरह ही सवर्ण लोग जो है दलितों का शोषण करना शुरू कर देता है, दलितों को दबाना शुरू कर देता है, दलितों के साथ भेदभाव करना शुरू कर देता है, दलितों को स्कूल में पढ़ने नहीं देता है, दलितों को कॉलेज में पढ़ने नहीं देता है। हमें संविधान ने तो आजादी दे दी है, लेकिन ये आजादी सिर्फ कागजी आजादी है, कागज पे मिली है, लेकिन रियल लाइफ पे इन्हें कोई भी अधिकार नहीं देता है। दलित लगातार अपने अस्मिता के लिए लड़ते हैं, लेकिन सवर्ण उसे सामने नहीं आने देता है। तो इस एकलव्य के नोट्स में रेणु जी ने, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जो है दलितों के उपेक्षित और स्त्रियों के प्रति बेहद संवेदनशील लेखक, इसमें यह भी बताया है कि किस तरह से दलित स्त्रियों के साथ सवर्ण दुर्व्यवहार करते हैं, अपनी कुवासना का शिकार बनाते हैं। और लेकिन चूंकि क्षमता नहीं होता है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, सबके सामने मारते हैं, पीटते हैं। समाज में भंगी संपन्न लोगों, अधिकारियों और राजनेताओं द्वारा समाज का शोषण होता है। एक तरफ इन लोगों का धनी वर्ग भी शोषण करते हैं, अधिकारी भी शोषण करते हैं, राजनेता भी शोषण करते हैं। तो लिखते हैं कि इन शोषण में सबकी मिली भगत होती है। अब लेखक लिख रहे हैं कि एक दलितों का जो शोषण होता है सिर्फ सवर्ण नहीं करता है, अधिकारी वर्ग भी करता है, राजनेता भी करता है, सब मिलजुल के शोषण करता है। यहां तक कि विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना से लेकर भूदान जैसे कल्याण की योजना के कार्यान्वयन में सर्वत्र भ्रष्टाचार है। ये भी लिखते हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार है। विद्यालय में टीचर खा जाते हैं, पुस्तकालय में भी भ्रष्टाचार है, भूदान में भी भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। रिपोर्टाज में रिपोर्ट करते तीसरा सूत्र है सेमल वन और एकलव्य का मुर्गी पालन। रेणु जी ने पर्यावरण, यहाँ पर रेणु जी ने पर्यावरण संबंधी चिंता भी व्यक्त किया है, क्योंकि पर्यावरण हमारे सामने नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। दलितों को गंदी बस्ती में रहने को, जैसे अभी जूठन पढ़ा था ना, वैसे ही ये भी है, दलितों को गंदी बस्ती में रहने को मजबूर किया जाता है। बहुत सारे दलित बच्चे जो है भिन्न भिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उस बीमारियों के कारण दलित बच्चे मर जाते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है, तो जिसके कारण उनका जीवन बहुत खतरनाक होता है। तो यही रिपोर्टाज में जो है बताया गया है एकलव्य के नोट्स में। समझ आ गया सबको? यस सर। इसका विषय वस्तु समझ आ गया? यस वेरी सर। गुड, यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका 2 क्लास हमने लिया है और आप अच्छा लिख के आओगे, है ना? अब कोई सवाल हो आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया सबने केवी कैंपस को? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो नहीं कर पाए हो वो यूट्यूब पर खोल लेना, कर देना, इनका फायदा आपको होगा। वहाँ उस पर हम बहुत सारी चीज डालते रहते हैं, लाइव क्लास भी वहाँ भी लेते हैं, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चे? चलिए, तो अब सवाल कुछ पूछिए, कोई सवाल पूछना है किसी को? सर जैसे कथा वस्तु लिखनी रहती है वो कैसे डिस्क्राइब करें सर पेपर हाँ में? बिल्कुल, जैसे कि मान लिया कि अभी आपको कथा वस्तु लिखना है, यही एकलव्य के नोट्स। ठीक है, शुरू कहाँ से करना है?
तो लिखिएगा प्रस्तुत रिपोर्टाज फणीश्वर नाथ रेणु का है। रेणु जी ने एकलव्य का नोट्स लिखा है। रेणु जी एक आंचलिक उपन्यासकार है। अगर याद है तो रेणु जी बिहार के पूर्णिया के रहने वाले हैं। रेणु जी ने इस एकलव्य के नोट्स में दलित जीवन की त्रासदी को लिखा है, दलितों के शोषण को लिखा है। अब लिखोगे कि जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में एक दलित एकलव्य, जो निम्न जाति का एकलव्य था, उस एकलव्य का एक सवर्ण द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, उच्च वर्ग के थे, पता है, तो किस तरह से द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि एक दलित सवर्ण से आगे बढ़े, इसलिए उनका अंगूठा मांग लिया। उसी तरह से आज भी बेटा दलित समाज, जो सवर्ण समाज है, वो नहीं चाहता है कि दलित वर्ग उससे आगे बढ़ जाए, इसीलिए वो दलित वर्ग को दबाता है, दलित वर्ग का शोषण करता है। किस किस तरह शोषण करता है सारे लिख देना। अभी तो हमने बताया ही कि उसके स्कूलों में संविधान ने आजादी दे दी, स्कूलों में पढ़ने नहीं जाता है, स्कूल में पढ़ने जाता है तो मास्टर उनके साथ भेदभाव करता है, स्कूल में उनको अन्य सवर्णों के साथ बैठने नहीं देता है, कुआं पर पानी पीने नहीं देता है, जबरदस्ती बेगारी करवाता है, झाड़ू पोछा करवाता है, सारा काम करवाता है। जितना आपके मन में है लिख दो, सारा सही है। उसे गंदी बस्ती में रहने को मजबूर किया जाता है, जिसके कारण उनके बच्चे भिन्न भिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो ये सब शुरुआत लेखक से करना पड़ता है कि आप क्या लिख रहे हो, बस आगे लिखते जाओ पॉइंट बाय पॉइंट, और साफ साफ, जिससे टीचर पढ़ सके। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे बकवास लिख देते हैं कि टीचर को पढ़ने का मन ही नहीं करता है, फिर वो जनरल मार्क कर देता है। तो थोड़ा साफ साफ लिखना है तो अच्छे स्कोर होगा। और कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चे? सर जैसे आपने अभी महादेव वर्मा की जो वो व्याख्या वगैरह बताई, एग्जाम में सर वो व्याख्या भी आएंगी? अब आएंगे तो बत देखो, आपके सिलेबस में था, मैंने करवा दिया, आ गया तो कर लेना, नहीं आया तो आप समझ गए, सीख गए, और बढ़िया बात है। पढ़ाई ये बेकार जाता है बच्चे, बताओ? हमने देखो वो आईएएस की सर तैयारी किया, आईएएस का इंटरव्यू दो दो बार दिया, है ना? उस समय आईएएस में आपको पता है सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, सब। इसीलिए आज मैं सब कुछ पढ़ा लेता हूँ, आप मुझे जो भी सब्जेक्ट कहोगे वो सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। इसका कारण यही है कि हमने 10 साल आईएएस की तैयारी किया है, 10 इयर्स। तो जो 10 साल हमने पढ़ा है वही तो पढ़ा सकते हैं। तो देखो, दुनिया में सब साथ छोड़ देगा, लेकिन जो आप पढ़ोगे ना, जो ज्ञान लोगे, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। हमारे भी आपकी तरह मैं भी रामजस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, नॉर्थ कैंपस, नाम सुने होंगे रामजस कॉलेज, नॉर्थ कैंपस से पढ़ा हुआ हूँ। उस समय हमारे भी बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन आज कोई नहीं है। कॉलेज छोड़े हुए मुझे 20 साल हो गया। हमने बीए 2004 में किया था। अब सोच लो, आपका जन्म भी नहीं हुआ बहुतों का, 2004 डेट ऑफ बर्थ ही होगा बहुतों का, तो उस समय हम बीए पास कर लिए थे। उस समय आप ही की तरह मेरे भी बहुत सारे मित्र थे, लेकिन आज कोई नहीं है। लेकिन है क्या, हमने जो पढ़ा वही साथ है, ज्ञान। तो बेटा अभी जो आप पढ़ोगे, जो रात दिन मेहनत करोगे, मैं तो चाहता हूं कि आप सब पेपर के बाद कंपटीशन की तैयारी करो या अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो, और जितना मदद होगा मैं करूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, समाज को आगे बढ़ाना, समाज के लिए काम करना। यूट्यूब पर देखना, हमारे सैकड़ों बच्चे सक्सेस है, कोई प्रोफेसर है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई आईएएस अधिकारी है, कोई रेलवे में है, कोई बैंक में है, कोई एसएससी में है। उसका इंटरव्यू आप देख सकते हो, सक्सेस स्टूडेंट का आएगा प्ले लिस्ट में, उसमें खोल के देखना कितने बच्चे पास किए। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम समाज के लिए काम आए। आप कहते हो सर ये कमी है, तो हम फट से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मेरा मानना ही है, अगर एक वर्ड से आपको फायदा हो गया, आप आगे बढ़ गए, तो आप 10 लोगों को आगे बढ़ाओगे। यही तो जीवन है। इंसान अपने लिए सब जीता है बच्चे, जब आप दूसरे के लिए जीते हो ना, दूसरों को मदद करते हो, तो सच्ची मदद वही होता है। आप अपने बच्चों के लिए करते हो, अपने बच्चे तो धोखा भी दे देते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए मदद करते हो, तो इंसानियत वही है। और उसी इंसानियत के तहत मैं भी काम करता हूँ। आपके मैम ने कहा कि हमारे बच्चों का पेपर है, तो हमने बोला बताओ मैम कितना मैं मदद कर सकता हूँ। मैं तुरंत रेडी हो गया। संडे मेरा रेस्ट का समय होता है, डेली क्लास होता है, लेकिन तब भी हमने दिन भर क्लास रखा, नहीं कुछ तो मदद होगा अगर कुछ, क्योंकि जो बीए होता है ना बेटा, ये बेस होता है। आप आगे चल के हो सकता है बीएड करने के लिए जाओ,
तो वहां भी बीए का नंबर काउंट होगा। हो सकता है किसी कंपटीशन में जाओ, आईएएस में जाओ, पीसीएस में जाओ, एसएससी में जाओ, बैंकिंग में जाओ, रेलवे में, वहां भी बीए का नंबर काउंट होता है। तो बीए का नंबर हर जगह काउंट होता है। मुझे आज तक 20 साल हो गया बीए किए, अभी याद है बीए का नंबर कितना है। तो हर जगह ये फायदा करेगा। तो क्यों ना हम 5 दिन मेहनत कर ले, एकदम 100% दे दें, जो अच्छे स्कोर लेके आप पास करो। मुझे भी खुशी होगा कि हमारे बच्चे देखो अच्छे स्कोर किए, तो हमारा 2 दिन का मदद आपका जीवन बना दिया। तो ये बेस्ट है बच्चे। तो खैर हम लोग फिर 1 घंटे बाद मिलेंगे 5 बजे, तो 186 पे चर्चा करेंगे। तो जिन बच्चों के पास जो इससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा वो भेज देना, है ना, तो मुझे मिल जाएगा। तो मैं एक थैंक बार, यू सो मच सर। ठीक है, मैम से बात कर लेना एक बार कॉल के 5 बजे के लिए 186 का। मैम को बोलिएगा कि जो है उसका टॉपिक भेज देंगे, तो फिर मैं 5 बजे अभी 1 घंटे बाद आपसे मिलूंगा, तो फिर कर लूंगा। ठीक है, चलिए।